नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही थी, लेकिन बीच में टाइम के अभाव होने के कारण ये वीडियो हमने 3-4 दिन से स्किप कर दिया है, नहीं आ रही थी। आज आप लोगों के ही फरमाइश पे फिर से जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये सेशन बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हमें मोटिवेशन मिल जाती है और मैं आपके लिए और अच्छा करने को सोच सकूं, इसी मतलब उद्देश्य से ये बात मैंने अभी आपको बताया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सिर्फ ये सीजीएल वाले ही नहीं देखेंगे, सीएचएसएल का जिनका एग्जाम है, क्योंकि आप जानते हैं मैंने पहले ही बताया है टीसीएस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो कि सीजीएल का दे रहे हो कि सीएचएसएल का दे रहे हो। इनको एक ही बात लग रहा है कि मुझे नौकरी देना है इनको, तो क्वेश्चन वो अपने हिसाब से ही सेट करती है। हाँ, लेवल में थोड़ी सी फर्क जरूर होती है, एमटीएस का थोड़ा लो, उससे थोड़ा हाई सीएचएसएल का, और उससे थोड़ा हाई जो है आपका सीजीएल का। ऐसा नहीं कि सीजीएल में सारे के सारे क्वेश्चन तोप ही होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एमटीएस का हूबहू भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी आदमी जिनको भी एग्जाम अटेंड करना है, खास करके टीसीएस वाली, तो जरूर देखेंगे, है ना। इस वीडियो के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है हमारा, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे। देखिए, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू यूज्ड टू प्ले व्हिच ऑफ द फ्लोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए दोस्तों, ये जो है जो वाद्य एवं वाद्य यंत्र से संबंधित जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कैरेक्टर है, जो सीधे सीधे किताब में वहां से कम क्वेश्चन देखा गया है पिछले 3 सालों से। ठीक है, तो मेरी भी प्रयास वही है, जो पिछले 3 सालों से जो पूछा गया है उन्हीं से जो है एक्स्ट्रा फैक्ट जो निकल के आएगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे द्वारम वेंकट स्वामी नायडू का संबंध वायलिन से है। ठीक है, अब वायलिन के कुछ अन्य कलाकार हैं जिनको बारे में आपको जो है ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे एम राजन, ज्योत्सना श्रीकांत को अभी अभी सीएचएसएल में पूछा गया था, सीएचएसएल जो 2023 में कंडक्ट कराए गए। इसके अलावा एल सुब्रमण्यम, एल शंकर, के कन्याकुमारी, एच के वेंकटराम, ये सभी के सभी जो है वायलिन प्ले करते हैं। क्या प्ले करते हैं? वायलिन प्ले करते हैं, है ना। इनके अलावा चंद्रनाथ शास्त्री, शिव नारायण जोशी, शौकत हुसैन, है ना, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, विजय घाटे, ये सभी के सभी तबला से संबंधित जो है कैरेक्टर है, म्यूजिशियन है। तो इनको ध्यान रखेंगे, है ना। जाकिर हुसैन साहब को जो करेंट वाला आपका पद्म विभूषण है, देखिए पद्म विभूषण ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न के बाद। तो ये अभी अभी जाकिर हुसैन साहब को जो है दिया गया है पद्म विभूषण। अब खाली जाकिर हुसैन साहब को नहीं दिया गया है, 6 आदमी को दिया गया है लेटेस्ट वाला पद्म पुरस्कार के तहत पद्म विभूषण। इसमें एक आदमी जाकिर हुसैन साहब भी शामिल है, ध्यान रहेगी ये सभी बात, है ना। दोहरा लीजिएगा, जो म्यूजिक वाला कैरेक्टर है उसको दोहरा लीजिएगा, 1 मिनट वीडियो को रोक लीजिएगा, थोड़ा सा आंख और कान दोनों खोल के सोचिएगा। इसके अलावा बैडमिंटन का उबेर कप 2022 के विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ बैडमिंटन उबेर कप 2022। देखिए, उबेर कप सबसे पहले बैडमिंटन की ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें सिर्फ फीमेल ही भाग लेती है, यानी महिलाएं ही भाग लेती है ना। इसमें कोई भी पुरुष भाग नहीं लेती है, ये महिलाओं का जो है टूर्नामेंट है उबेर कप। उसी प्रकार से एक थॉमस कप है, ये आपका मेल का टूर्नामेंट है, यानी पुरुषों का टूर्नामेंट है आपका कौन सा? थॉमस कप। और दोनों ही उबेर कप चाहे थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन की प्रतियोगिता है ये। ठीक है, बैडमिंटन है ना, इनकी प्रतियोगिता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्टैटिक्स फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं कि थॉमस कप किससे है, उबेर कप किससे है। ये करंट वाली क्वेश्चन है। तो उबेर कप 2022 के विजेता जो हैं ये आपके बने हैं जी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का जो है कैपिटल कहाँ है, आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे तो जो है मेहरबानी होगी। मैंने आपको उत्तर कोरिया का जो है आपको बता देना है कि कैपिटल कहाँ है। तो उत्तर कोरिया का कैपिटल जो है ये प्योंगयांग है। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि इसका नाम ही कुछ खतरनाक है। और यहाँ का तानाशाह शासक तो जानते ही, अब आए दिन चर्च में बने रहते हैं, है ना। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कमेंट कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे उबेर कप के विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया, राइट। इसके अलावा जो उबेर कप है ये तो बता दिए कि दक्षिण कोरिया आ गया, है ना। थॉमस कप के जो विजेता बने हैं ये आपका इंडिया बना है, अपना प्यारा भारत बना है।
इंडिया जो है ये थॉमस कप के विजेता है 2022 वाली, है ना, और पहली बार है, ये फर्स्ट टाइटल है इंडिया का। तो किसे जो है इन्होंने हराया था, तो आपको हराया था इंडोनेशिया को, है ना। इंडोनेशिया को हराकर प्रथम बार विजेता बने इंडिया किस कप की, थॉमस कप बैडमिंटन की, है ना। इसके अलावा ये दोनों ही प्रकार की जो कप कराए गए, दोनों ही खेल का जो आयोजन हुआ उबेर और थॉमस 2022 के अंदर, ये कहाँ पे हुआ, तो ये थाईलैंड के अंदर हुआ। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। थाईलैंड की मुद्रा पूछी जाती है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो बहुत होता है थाईलैंड की मुद्रा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, थाईलैंड की मुद्रा, ठीक है। टोटल जो हिस्सा लिए थे पार्टिसिपेंट इस में खेल में, ये 16 थे थॉमस कप में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, थॉमस कप के अंदर जो है 16 देशों ने भाग लिया था। अब आपके सामने यहाँ पे थॉमस कप और उबेर कप के जो है विनर और रनर अप के जो है यहाँ पे लिस्ट दिख रहा होगा। थॉमस कप 2022 में स्वर्ण पदक भारत को मिला। गोल्ड किसे मिलेगा भैया, गोल्ड बहुत महंगा है ना, तो सोना मिलेगा, सोने लायक काम करने वाले को, तो भारत को मिला है, ये विनर है। सेकेंड विनर है आपका इंडोनेशिया, है ना, यानी रनर अप, तो इसे रजत मिला है। और यहाँ पे कांस्य मिला है डेनमार्क और जापान को सम्मिलित रूप से थॉमस कप 2022 के अंदर। थॉमस कप हो गया था उबेर कप 2022 में दक्षिण कोरिया गोल्ड है, मतलब विजेता है, और चीन जो है उप विजेता है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला हमारा प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे मैंने बता रखा है थॉमस कप 2022 के विजेता भारत, ये तो लिख के बता दिया, उप विजेता इंडोनेशिया। थॉमस कप सबसे अधिक बार कौन जीते हैं, तो इंडोनेशिया जीते हैं भैया, 14 टाइम, है ना, 14 टाइम जो है थॉमस कप के होल्डर हैं, कौन, इंडोनेशिया। भैया इंडोनेशिया से एक क्वेश्चन मैंने कल बताया था, इनका जो है राजधानी में कुछ चेंजेस हुआ है, राजधानी का नाम नूसंतारा हो जाएगा, नया राजधानी। वैसे इंडोनेशिया का पुराना राजधानी जाकार्ता है ना, जाकार्ता, है ना। मर्डेका पैलेस के नाम आपने जरूर सुना होगा, पूछा जाता है कि मर्डेका पैलेस कहाँ है, तो मर्डेका पैलेस जाकार्ता में है। आसियान का राजधानी जरूर आपने सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियन का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। तो इसका मुख्यालय भी जाकार्ता के अंदर है जी, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो इंडोनेशिया है ये संसार में सबसे अधिक जो है द्वीपों का समूह वाला देश है, द्वीपों का समूह वाला देश है, यानी सबसे अधिक द्वीप जो है इंडोनेशिया के अंदर है। मैंने आपको बता रखा है कि पार्टिकुलर सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा जाता है, ग्रीन मतलब द्वीप मतलब भैया आइलैंड, है ना, तो सबसे बड़ा आइलैंड जो है ये ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क के अंदर है। और डेनमार्क की राजधानी भी कई दफा पूछा गया है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है ना, कोपेनहेगन, ठीक है। तो ये डेनमार्क में ग्रीनलैंड है, ये सबसे बड़ा जो है आइलैंड है, व्यक्तिगत मतलब पार्टिकुलर, है ना। अगर द्वीपों का समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या कहा जाता है, आर्कीपेलिगो कहा जाता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई दफा पूछे गए हैं कि ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या कहा जाता है, तो द्वीपों के कड़ी को जो है आर्कियोपेलिगो कहा जाता है। और द्वीपों का समूह वाला देश कौन सा है सबसे बड़ा, इंडोनेशिया, जहां पर सुमात्रा, जावा, ये सब जो है प्रमुख द्वीपों का जो है जमावड़ा है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, अवशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नॉर्मली कॉल्ड, तो भैया इसे सीवेज कहा जाता है, सीवेज, है ना, सीवेज कहा जाता है। जो अवशिष्ट जल की उपचार की जो सामान्य प्रक्रिया है उसे सीवेज कहा जाता है, ठीक है। एक इसी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि जो समुद्री जल होती है, ओशन वाटर होती है, इसकी शुद्धिकरण जो है किस मेथड से होता है, तो बताइएगा डिस्टिलेशन मेथड से जो है इसकी शुद्धिकरण करा जाता है। इसके अलावा जल की शुद्धिकरण के लिए क्या क्या चीज उपयोगी है, तो एक तो क्लोरीन है, जनरली इसे पीने की पानी जो है शुद्ध करने के लिए मिलाते हैं हम क्लोरीन। और फिटकरी का इस्तेमाल भी जल शोधन के लिए होता है, यानी जल को शुद्धि करने के लिए होता है। और मैंने बता रखा है कि भाई ये जो फिटकरी है, ये जो एलम है, ये किस सिद्धांत पे जल को शुद्ध करता है, तो स्पंदन के सिद्धांत पे, यानी जो गाद वगैरह है वो नीचे जम जाता है, फिटकरी डालने से एक जगह बैठ जाता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे शुद्ध जल कौन सी होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया, बताइए, तो ये वर्षा का जल होती है। शुद्ध जल से एक क्वेश्चन और आपको निकल के आएगा कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू नेट 7 होती है, और जिसका भी पीएच वैल्यू नेट 7 होती है ये न्यूट्रल हो जाता है जी, न तो अल्कलाइन रहता है और न ही जो है आपका
क्या रहता है, एसिडिक रहता है और ना ही अल्कलाइन रहता है। अब एसिडिक और अल्कलाइन क्या होती है, तो पीएच मान के आधार पे हम इसे डिसाइड करते हैं। 7 से कम होती है तो हम इसे एसिडिक कहते हैं, और 7 से अधिक होती है तो इसे हम अल्कलाइन कहते हैं, अल्कलाइन, ठीक है। यानी हिंदी में क्षारीय कहते हैं 7 से अधिक, और अंग्रेजी में अम्लीय, एसिटिक कहते हैं 7 से कम को, और हिंदी में अम्लीय कहते हैं 7 से कम को। ये 0 है, ये 7 है, ये मान लीजिए 14 है। मैंने ये भी बता रखा था कि भाई किस प्रकार के अम्ल को स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, मतलब किस प्रकार के तत्व को स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे या स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। तो मैंने बता रखा है कि अम्ल में मतलब जो भी अम्ल है, यानी 7 से तो सबसे पहले कम होनी चाहिए एसिड होने के लिए, है ना। तो जितना कम इनका पीएच वैल्यू है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मान लीजिए किसी का पीएच वैल्यू 1 है और किसी का पीएच वैल्यू, नींबू का लिख देता हूं 2.2 है, तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो भैया ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच 1 वाला है ना। ये नींबू का पीएच होता है ज्यादा 2.2, है ना, याद रखिएगा। और अगर इसी चीज को मैं बेस वाले फॉर्म में ले जाऊं भस्म में, तो ये इसका उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का पीएच 8 है और किसी का पीएच 10 है, हमको पूछा गया कि भाई इन दोनों में स्ट्रॉन्ग भस्म या स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन जो है नेचर के कौन है, तो हमने कहना है कि भाई जिसका पीएच मान 10 है ना, वो स्ट्रॉन्ग नेचर के अल्कलाइन मेटल है या फिर क्षारीय धातु है। ठीक है, समझ गए ये क्या होता है पीएच मान का जो है बंटवारा, अम्ल क्षार उदासीन कैसे स्ट्रॉन्ग डिसाइड करते हैं। इसके अलावा ये जो पीएच स्केल है इसकी खोज सोरेनसन ने किया था जी, सोरेनसन ने, तो इसे भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ऑपरेशन बोलते हैं इसे क्वेश्चनों का, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। व्हिच नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान गोट द स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व इन 2022। भैया राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में जो दर्जा मिला है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। पहले नेशनल पार्क था, बाद में इसे सीधे टाइगर रिजर्व की दर्जा मिल जाती है। मैंने आपको बता रखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, इन थोड़े थोड़े फर्क है। टाइगर रिजर्व की लेवल जैसे ही लगा मतलब बाघ संरक्षण वहां पे होती है। ठीक है, नेशनल पार्क कुछ क्राइटेरिया है, अगर उसको फॉलो करता है तो नेशनल पार्क का दर्जा मिलता है, और वैसे सभी को आप वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी समग्र रूप से कह सकते हो। अब ऐसे समझिए जैसे इंडिया ही नहीं, विश्व में जितने भी लोग हैं सभी को आप मतलब मानव कह देते हो, जो भी इंसान आदमी है उसे आप मानव कहते हो। फिर हम उसको डिवाइड करते हैं, आप इंडियन हो, आप फ्रेंच हो, आप चाइनीज हो, उसी प्रकार से आप वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी सबको कह सकते हो, है ना। अब इसमें बंटवारा है कि भाई ये नेशनल पार्क के लायक है कि नहीं है, ये टाइगर रिजर्व के है कि नहीं है ना। तो ये एक सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है। ठीक है, समझ गए। तो राजस्थान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को जो है 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान में है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान में पहले से है। रणथंभौर नेशनल पार्क ये भी टाइगर रिजर्व बन चुके हैं, है ना। तो इस हिसाब से राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हो गए आपका रामधारी विषधारी टाइगर रिजर्व को पकड़ के। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व कई बार एग्जाम में आपके आए हैं जी, तो ये नागार्जुन सागर है। ये कहां पे है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा देश के सबसे छोटे टाइगर रिजर्व अगर मुख्य भूमि के हिसाब से बात करें, देखिए भूमि भी कई प्रकार के आप हिसाब से बात कर लेते हैं। एक तो मान लीजिए कि ये टाइगर रिजर्व है कहीं का, है ना, ये फैलाव है, ये फैलाव है, यहां से यहां तक इसकी एरिया जो ये वाली है ये कोई काम की नहीं, मतलब इसमें कोई भी चीज नहीं है टाइगर रिजर्व हेतु, है ना, इतना ही जगह में है, लेकिन ये इसकी बाउंड्री इतना दूर मार के रखा है ना। तो ये इस हिसाब से कहे जाएंगे। एक टाइगर रिजर्व इनसे छोटा है, इनसे छोटा बनाया गया है, मान लीजिए इनसे थोड़ा सा छोटा है, इतना जगह नहीं है स्क्रीन पे, इनसे थोड़ा छोटा है लेकिन इसके पूरे पार्ट यूज में है, और ये वाला जो यूज में है इनसे ज्यादा बड़ा ये है, तो इनको जो है बड़ा माना जाएगा। उस हिसाब से इस क्वेश्चन पे जरा पॉइंट पे ध्यान दीजिए। देश की सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ओरंग टाइगर रिजर्व है मुख्य भूमि के अनुसार। ठीक है, मुख्य भूमि जो है इसमें कम है ओरंग टाइगर रिजर्व में। ये कहां का है जी, असम का है। कहां पे है, असम में है ओरंग टाइगर रिजर्व। असम में मैंने क्या क्या बता रखा है, मानस, डिब्री, सुखोबा, नमेरी, पावितोरा, ये सभी के सभी, काजीरंगा, ये सभी के सभी असम के अंदर है जी, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब करी गई थी, 1973 में करी गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। अभी अभी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पे जो कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस इस प्रकार की जो है
है संस्था का उद्घाटन किया है ना, बाघ गिनती के मौके पे। तो ये बात भी आप किसी जेहन में रख लीजिएगा कि टाइगर रिजर्व के 50 साल पूरे होने पे इसके उपलक्ष्य में बिग कैट जो एलियंस है इसकी बैठक कहाँ पे हुई थी, या फिर इस प्रकार की जो मनाए गए थे, ऑर्गेनाइज किए गए थे व्यवस्था को, कहाँ किया गया था, तो कर्नाटक के अंदर। इसमें मोदी स्वयं भाग लिए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है ये कैलाश सांखला को कहा जाता है। मैन वाले फॉर्म से भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आए हैं, जैसे टाइगर मैन आपका कैलाश सांखला, वाटर मैन आपका राजेंद्र, है ना, वाटर मैन राजेंद्र। इसके अलावा आपका वर्ड मैन, पक्षी मैन सलीम अली, मैंने कल भी बताया था इस चीज को। इसके अलावा आपका बहुत सारे चीज है, मिल्क मैन कह सकते हो। इसके अलावा आप जो हरित क्रांति के जनक हैं उन्हें भी याद कर सकते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को। तो इस प्रकार से जो भी मैन है, टाइगर मैन, वाटर मैन, वर्ड मैन, है ना, इन्हें जरूर ध्यान रखें जी, है ना। इसके अलावा दो बात और ध्यान रखें, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, जो अपने चैनल के लोगो भी है ना, बहुत ही नेक कैरेक्टर और बहुत ही बिग कैरेक्टर, है ना। इनके अलावा जो आपका रॉकेट मैन ऑफ इंडिया है जी, है ना, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, ये के सिवन है। के सिवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। देश में वर्तमान में जो है ना 3167 टाइगर को गिना गया है 2022 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बाघ स्टेट किसे कहा जाता है, एमपी को बाघ स्टेट कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाघ का वैज्ञानिक नाम भी छोटे छोटे एग्जाम में आ जाते हैं, पैंथरा टाइग्रिस होता है जी, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारतीय क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारियों का पिता जो है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फ्रीडम फाइटर्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। तो भैया ये श्यामजी कृष्ण वर्मा साहब को भारतीय जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन है उनके पिता के रूप में जाने जाते हैं। इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने लंदन में किए थे, कब, 1905 ईस्वी में। कौन, श्यामजी कृष्ण वर्मा साहब। मेरे मुंह में श्यामजी मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आ रहा था, संभाला मैं अपने आप को, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा साहब की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। भारतीय क्रांतिकारी की माता जो है ये मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। ये कहाँ पे झंडा फहराने का काम किया था, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। वो शहर जर्मनी में है और मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ रखा है। भारतीय शांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है ना। इनके अलावा तिलक साहब केसरी मराठा ये पत्रिका का संपादन किए थे। तिलक साहब जो है आपका होम रूल लीग से संबंधित रहे एनी बेसेंट के साथ। इसके अलावा जो यंग क्या बोलते हैं इसको, मैडम ब्लात्स्की और कर्नल अलकाट जो है उनसे भी ये संबंधित रहे। आपके जो भारत में इस प्रकार की पार्टी आई थी तो इससे भी संबंधित रहे कौन, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, ये भी जो चालू करवाने का श्रेय है महाराष्ट्र में होती है, तो ये भी जो है बाल गंगाधर तिलक साहब को ही दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत की जो, हाँ याद आ गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़े रहे, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई 1857 के विद्रोह को कहा जाता है, और कौन कहे थे, तो बीडी सावरकर जो भारतीय हैं, है ना, बीडी सावरकर अभिनव भारत के जो है संस्थापक हैं। ये अभिनव भारत नामक एक संस्था थी जिनके संस्थापक हैं आपके बीडी सावरकर। तो इन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम चिंगारी या स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह कहा था। इसी हिसाब से डिजरैली अंग्रेज थे, तो इन्होंने भी ये चीज को माना है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा इको से है, मुद्रा के अवमूल्यन से निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन संभव है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग चेंजेस आर पॉसिबल ड्यू टू डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। बहुत सारे बच्चे जो है अवमूल्यन को समझते ही नहीं क्या होती है। देखिए अवमूल्यन को क्या होती है, जैसे अभी मान लीजिए मैं एक मोटे मोटे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूं कि ये आपका एक यूएसडी है, एक डॉलर है ना, अमेरिकन डॉलर यूएसडी, है ना। इसके एवज में अगर मैं इसे एक्सचेंज कराता हूं तो मान लीजिए मुझे 82 भारतीय रुपया मिल रहा है, ठीक है, 82 भारतीय रुपया मिल रहा है। अब भारत सरकार अपनी मुद्रा को जानबूझ के अगर डिवैल्यूएट करता है, अवमूल्यन करता है, तो इसी $1 की कीमत बढ़ के 85 रुपये हो जाएगी, यानी 82 से ज्यादा होगा, तभी मतलब पहले के हिसाब से डिवैल्यूएट किया गया, ठीक है। तो अपने को क्या लगता है कि ये रुपया का भाव तो बढ़ गया, जी नहीं, ये रुपया का भाव घट गया है ये स्टैंडर्ड मुद्रा की तुलना में, ठीक है। समझ गए मुद्रा क्या होती है, अवमूल्यन क्या होती है, अपने देश की मुद्रा की वैल्यू को घटा देना। और वैल्यू को घटाना ऐसा नहीं कि एक यूएसडी का 82 तो अब घट के 80 हो जाएगा, तब तो हमारा स्ट्रांग हो जाएगा
जाएगा जी मुद्रा, है ना। तो इसे तो अवमूल्यन नहीं कहते। अवमूल्यन का मतलब है कि अपनी मुद्रा का जो है थोड़ा सा वैल्यू गिरा देना, इसका नाम ही है डिवैल्यूएशन भैया। तो सिंपल सी बात है, अब वैल्यू गिराएगा तो जहां 82 रुपया एक अमेरिकन डॉलर का मिल रहा था वहां पे अब मान लीजिए 85 मिल रहा है। तो जो विदेशी कंपनी है, जो आपका निवेश करने वाले बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, विदेशी कंपनी है, वो क्या सोचेगा इस समय कि भैया जब हम मान लीजिए 100 यूएसडी खर्च करते थे तो 8200 रुपए का कोई चीज हम जो है मतलब वहां पे भारत में खरीद सकते थे, या 8200 का हम कोई चीज में साझा कर सकते थे। इस समय अच्छा मौका है, 100 अगर यूएसडी खर्च करेंगे तो 8500 का हिस्सेदारी या 8500 का मैं कोई चीज खरीद सकता हूं। तो इससे आपको क्या क्या समझ में आया भैया? इससे निर्यात को बढ़ावा मिलती है। मैं ये चीज समझाने के लिए लिखा हूं, यूएसडी वाला बात है ना। मैं निर्यात को क्या मिलता है? बढ़ावा। लोग जो है इंपोर्ट करेंगे क्योंकि मुद्रा का वैल्यू हम घटा दिए हैं, तो उसके कम पैसा में ज्यादा चीज मिल जाएगा। समझ गए देहाती भाषा में? तो आइए, है ना। तो मुद्रा मूल्यन की क्या क्या बात हो सकती है भाई? निर्यात को बढ़ावा देना, इसी को मैं समझा रहा था अभी, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? तो जो भुगतान संतुलन होती है वो बैलेंस्ड होती है। भुगतान संतुलन जो है ये बैलेंस हो जाती है डिवैल्यूएशन से, यानी अवमूल्यन से, ठीक है। और अवमूल्यन क्या होती है मैंने अभी समझा दिया है, यही चीज लिखा है, जानबूझ के अपनी मुद्रा की वैल्यू को कम कर देना, ठीक है। अब तक भारतीय रुपया का जो है 3 बार डिवैल्यूएशन अवमूल्यन हो चुका है। ये कब कब हुआ है भैया? 1949 में। ये क्यों हुआ है? ये आर्थिक तंगी के कारण हुआ है। जैसे कि 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, तो उससे पहले तो हमारा सारा मसाला मटेरियल, सोना चांदी जो भी चीज था वो तो लूट के ले गए जहाज से, है ना। कौन ले गए आप समझ रहे हैं, है ना। मतलब अंग्रेज भैया, है ना, कोई आदमी नहीं, मतलब एक आदमी की बात नहीं हो रही भाई, है ना। तो अंग्रेज वगैरह ले गए, कुछ विदेशी आक्रमणकर्ता भी ले गए। तो 1947 में हम खोखला हो गए थे, है ना। तो हमारे पास नहीं था, तो हम जो है दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए हमने डिवैल्यूएट कर दिया था अपने मुद्रे को 1949 में। इसके अलावा, है ना, 1966 में चीन और पाकिस्तान युद्ध होती है ना। चीन और पाकिस्तान की 2 युद्ध होती है ना, इसी दरमियान में होती है, मतलब इस बीच में होती है। तो 1966 में हमने फिर से इन दोनों युद्ध में जो हास हुआ उसके कारण हमने डिवैल्यूएट किया, और 1991 में देश में आर्थिक मंदी आ गई थी व्यापक रूप से, तो इसी कारण हमें फिर से मुद्रा को डिवैल्यूएट करना पड़ा। तो ये 3 बार जो है मुद्रा का डिवैल्यूएशन इंडिया में हुआ है। इंडिया में जो वित्तीय आपात है ये एक बार भी नहीं लगा है। इंडिया में अभी अभी आपको जो नोट का जो 2000 रुपया का बंदीकरण चल रहा है, बहुत सारे बच्चे इसी को अवमूल्यन समझ लेते हैं। भैया ये अवमूल्यन नहीं है, ये डिमोनिटाइज है ना। कि भाई कोई भी मुद्रा प्रचलन में था, अचानक सरकार ने उसे ऑफिशियली तौर पे बंद करने का निर्णय लिया, इसे डिमोनिटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटेन बाय शशि थरूरा, है ना। शशि थरूर कौन है आप सभी जानते हैं, नेता है भैया बड़े, है ना। तो शशि थरूर के काफी पसंद करते हैं एग्जामिनर। हालांकि एमटीएस में अभी तक शशि थरूर का पुस्तक नहीं आया है, और इससे पहले जितने भी राइटर के पुस्तक आए हैं सभी के राइटर की पुस्तक को मैं एक साथ एक पिन में लगा के आपको दे दिया हूं, पीडीएफ भी दे दिया हूं। आगे का काम प्रभु आपका है, ठीक है। द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुइज्म, ये शशि थरूर की लेटेस्ट पुस्तक है ना। व्हाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं, है ना। तो ये भी शशि थरूर की पुस्तक है, ठीक है। इसी प्रकार से एक पुस्तक भगत सिंह साहब का है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, व्हाई आई एम एथिस्ट, है ना, मैं नास्तिक क्यों हूं, है ना। तो ये पुस्तक भगत सिंह साहब की है। व्हाई आई एम हिंदू, ये मैं हिंदू क्यों हूं, ये पुस्तक शशि थरूर की है। अंबेडकर ए लाइफ, ये पुस्तक जो है सीआरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया, ये भी शशि थरूरा की पुस्तक है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी साहब खुद विमोचन में भाग लिए थे, तो ये भी जो है शशि थरूर की पुस्तक है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये भी शशि थरूर की पुस्तक है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये भी शशि थरूर की पुस्तक है। एक पुस्तक का नाम है एन इरा ऑफ डार्कनेस, और एक पुस्तक का नाम है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक अलग राइटर हैं, जो शशि थरूर के पुस्तक हैं इनका नाम है इरा ऑफ डार्कनेस। इरा का मतलब युग होता है, युग युग, है ना, युगो युगो तक जियो, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, समग्र पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्व कौन सी है? व्हिच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स फाउंड ऑन द इंटायर अर्थ,
अब इंटायर अर्थ कहने का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि अर्थ को जो है बेसिकली 3 पार्टों में जो है डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। ये कौन कौन से पार्ट है भाई? क्रस्ट, मेंटल और क्रोड है। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड है। क्रस्ट को भूप्रपटी भी कहा जाता है। ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग होती है, ऊपरी पपड़ी होती है। बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं, पागल कहते हैं, पागल नहीं मेंटल कहते हैं। नीचे वाले भाग को क्रोड कहते हैं या गुरुमंडल कहते हैं। सबसे नीचे वाले जो भाग हैं इसे क्रोड या गुरुमंडल भी कहा जाता है। ध्यान रहेगा, तीनों मंडल क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, नीचे वाले को गुरुमंडल भी कहते हैं और क्रस्ट को भूप्रपटी भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई भाग भाग की बात, है ना। यहां पे जो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि इनको इस भाग से कोई मतलब नहीं है, इंटायर अर्थ की बात कर रहा है कि टोटल जो है सभी चीज को मिला के हमें कोई भाग से लेना देना नहीं है। इंटायर अर्थ की बात कर रहा हूं कि टोटल जो है कितने मतलब कितने कौन सी जो धातु या तत्व है जिसकी अधिकता सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन जो है CHSL 2021 की क्वेश्चन है ये। ठीक है, देख लीजिएगा भैया, ये 4 दिसंबर को शायद एग्जाम कराया गया था, है ना। जैसा कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट कि कब कराया गया था, लेकिन ये CHSL 2021 की क्वेश्चन है। मैंने वहां से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया हूं, क्योंकि इसके बीच वाले तत्व से पूछा गया था, मैंने ऐसे क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, तो भैया लोहा आंसर हो जाएगा। लोहा जो है 35% है इंटायर पृथ्वी पर। इंटायर वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है ना। पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। तो इन तीनों को भी ध्यान अलग अलग रख लेंगे। इंटायर पृथ्वी पे लोहा, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम, वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक। ठीक है, अब ये इंटायर पृथ्वी की बात हो गई, लेकिन आपको ये वाली क्वेश्चन के साथ साथ इन तीनों पार्ट से जरूर याद रखना है क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, है ना। तो भूप्रपटी पे आपके सामने नक्शा है जिसे क्रस्ट कहा जाता है। इस क्रस्ट पे सबसे अधिक आपका ऑक्सीजन तत्व होती है। कोई ये धातु मेटल तो है नहीं, तो पाई जाती है सबसे अधिक ऑक्सीजन। इसके अलावा मेटेलिक गुण में सबसे अधिक एल्युमिनियम पाई जाती है क्रस्ट के ऊपर। इसके अलावा सिलिकॉन ये पाया जाता है। आपको सिलिकॉन क्या होती है? अर्धचालक वगैरह होती है। ठीक है, तो इन तीनों को आपको विशेष रूप से याद रखना है, बाद बाकी इन छोटू छोटू को याद नहीं रखना है। ये भूप्रपटी पे सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद आपका सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, है ना। इसे कैसे याद रखेंगे? सियाल और सीमा, सियाल और सीमा याद रखेंगे। सियाल और सीमा, सियाल का मतलब सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी पाई जाती है। ऑक्सीजन को मैंने यहां से जो है हटा दिया है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे अधिक पाई जाती है, ऐसा हमने पहले ही याद कर लिया जाता है भूप्रपटी के रिलेशन में। इंटायर पृथ्वी पे सबसे ज्यादा फेरस होता है। अभी अभी हमने एक गुरुमंडल की बात करी थी, यानी क्रोड की बात करी थी, तो क्रोड में सबसे अधिक जो है नीफे होता है, निकेल और फेरस होता है, निकेल और फेरस होता है। फेरस मतलब लोहा भैया। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा संचालित खेरा सत्याग्रह का प्रमुख कारण क्या था, है ना। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द खेरा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी, है ना। टैक्स की दर में जो बढ़ोतरी आए दिन किया जा रहा था, लगातार अनवरत रूप से करा जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा लगान वसूली में बढ़ोतरी, इसी पे लगाम कसने के लिए खेरा में एक आंदोलन होती है, जिसमें महात्मा गांधी को इनवाइट कर जो है भाग लेने के लिए करा जाता है, और महात्मा गांधी जो है भाग लेते हैं, जिसे खेरा सत्याग्रह नाम दिया जाता है। 1918 में ही एक और सत्याग्रह होता है गुजरात के अंदर ही, अहमदाबाद में। यह सत्याग्रह मिल मजदूर जो परेशान हो गए थे अंग्रेज के नीतियों से, उनके जो है हित में थे, है ना। तो दोनों बात अवश्य ध्यान रखें, खेरा और अहमदाबाद सत्याग्रह की कारण एक ही ना मिलाए, नहीं तो मटिया मिल हो जाएगा। ठीक है, खेरा में अलग रीजन था, टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी थी, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हित के लिए सत्याग्रह था। दोनों बात समझ में आ गया। 1917 में चंपारण में जो सत्याग्रह होती है, ये नील की एक खेती होती थी, अंग्रेज करवाते थे शौक से, है ना। कैसे गोल्फ खेलने जाते हैं बड़े बड़े लोग, वैसे इनका शौक होता था भैया नील की खेती, है ना। तो ये 3 कठिया पद्धति लागू कर दो। अभी क्या होता है, तो भैया मतलब जैसे किसी के पास 3 कट्ठा खेत है, तो 1 कट्ठा में नील की खेती अनिवार्य था, नहीं तो उसे भून दिया जाएगा, ऐसा ऐलान कर दिया था, है ना 3 कठिया पद्धति। तो इसी के खिलाफ जो है यहाँ पे राजकुमार शुक्ल नामक एक साहसिक व्यक्ति ने गांधी जी को इनविटेशन भेजता है, कहां? बिहार के चंपारण आने के लिए, और अपनी दुखड़ा सुनाते हैं
और गांधी जी इसमें भाग लेते हैं और काफी हद तक निजात दिलाते हैं और तिनकठिया पद्धति को समाप्त भी करवाते हैं। और गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद ये भारत में सफल मूवमेंट था। इसके अलावा गांधी जी 1930 में दांडी मार्च में भाग लेते हैं, 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं जो कब बंद हुआ था मैं सब दिन बताऊंगा, 1922 में बंद हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं, 8 अगस्त को जो है 1942 वाली जो भारत छोड़ो आंदोलन है 8 अगस्त को हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कह देते हैं। 1915 में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं, है ना, और 1893 में जो है दक्षिण अफ्रीका गए हैं। ये गांधी जी के प्रथम विदेश यात्रा नहीं था। गांधी जी आप जानते हैं कि भैया बैरिस्टर थे, है ना, तो ये पहले भी विदेश जाके पढ़ आए थे, ठीक है। ये तो सेकेंड टाइम था कि भाई एक मुस्लिम एक व्यापारी था जिनका केस कुछ चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में, तो उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे केस को हैंडल करेंगे, तो इसके लिए आपको दक्षिण अफ्रीका ले जाना होगा। तो गांधी जी मान गए, है ना, और उनके केस की हैंडल के सिलसिले में ही वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। बेसिक नेता बनने नहीं गए थे, लेकिन वहां पे नेता बनने का सिलसिला आपको कहां से चालू होता है कि जब फर्स्ट क्लास के बोगी में दक्षिण अफ्रीका के अंदर वो ट्रेवल कर रहे होते हैं अपने बैग बस्ता लेके, तो उसे जो है उतार दिया जाता है अश्वेत समझ के स्टेशन पे बिच्चे में, और उनका सामान भी कहा जाता है कि फेंक दिया गया था। तो वहीं से उनके दिमाग में एक उपज आती है और वो जो है नेता वाला जो है मुहैया मतलब रवैया अपनाते हैं। तो वहां पे उनका जो है पहला जो है आंदोलन वगैरह जो भी है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन भारत में बिहार के चंपारण में पहला था। आई होप आप गांधी जी के बारे में मोटे मोटे तौर पे सब कुछ समझ गए। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में गांधी जयंती तो मनाते ही हैं, अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। इसके अलावा जो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1948 में हुई थी, और गांधी जी की जो भी आंदोलन है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नटाल कांग्रेस याद रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए थे गांधी जी, ठीक है। ये सभी बात ध्यान रखेंगे गांधी जी के बारे में। इनके कुछ किताब हैं, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आत्मकथा है, पूना पैक्ट 1932, ये गांधी जी के साथ होते हैं, अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच। इरविन समझौता 1931 में गांधी जी के साथ होती है। तो ये गांधी युग था थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। इसके अलावा भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, पहले बता रखे हैं। इन व्हिच स्टेट इज द फेस्टिवल कॉल्ड मकर विलक्कू, सेलिब्रेशन इन द होली ग्रोव ऑफ लॉर्ड अयप्पा, है ना। सबसे पहले तो अयप्पा मंदिर भी पूछा जाता है जी कि अयप्पा मंदिर कहाँ है, तो भैया ये आपका केरला में है। तो भगवान अयप्पा के समर्थन में जो एक पूजा होती है इनका नाम है मकर विलक्कू। ये कहाँ पे होंगे, तो केरला में होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो ये किस भगवान को होता है, अगर पूछे कि मकर विलक्कू किस भगवान को, तो उल्टा लैंग्वेज में तो भैया अयप्पा के, है ना। अब ये मकर विलक्कू का त्योहार किस महीना में होती है, तो ये मकर संक्रांति के समय ही होती है। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति समझ रहे हैं ना, जनवरी महीने में होते हैं 14 या 15 तारीख को। और इसी के एक दिन पहले पंजाब में लोहड़ी नामक त्योहार होता है, ठीक है। लोहड़ी नामक त्योहार जो है पंजाब में मकर संक्रांति से एक दिन पहले या फिर मकर संक्रांति के दिन होती है, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा याद आप जरूर रखिएगा कि एक दिन पहले भी होती है, ठीक है। तो ये लोहड़ी पंजाब में होती है। इसी लोहड़ी के अवसर पे पुरुष द्वारा भांगड़ा और महिला द्वारा गिद्धा नृत्य किया जाता है। एक आग ऐसे जलाया रहता है, इसमें लकड़ी वगैरह डाला रहता है, इसमें सरसों नारियल ये सब जलाया जाता है, फूल पत्ती चढ़ाया जाता है। ये वो लोग जाने, क्योंकि मैं हरियाणा कभी गया नहीं हूँ, ओरिजिनल में देखा नहीं हूँ, है ना। तो यहीं पे जो है ये सब गोल चक्कर में डांस वगैरह करते हैं, पुरुष भांगड़ा और महिला गिद्धा। ये लोहड़ी के अवसर पे, ये भी मकर संक्रांति के समय ही पंजाब और हरियाणा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसी समय केरला में मकर विलक्कू सेलिब्रेट किए जाते हैं। जो मकर विलक्कू है ये 7 दिवसीय त्योहार है जी, 7 दिनों तक चलती है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो मकर संक्रांति है, जो छठ पूजा है, जो पोंगल है, ये सभी में भगवान सूर्य की पूजा होती है जी, ठीक है। भगवान सूर्य की पूजा होती है, दीनानाथ दिवाकर रवि भास्कर की, ठीक है। इसके अलावा जो आपका पोंगल है, मैंने बता रखा है भैया, पोंगल 4 दिनों तक चलती है। मुट्टू पोंगल, है ना, भोगी पोंगल, इस प्रकार से इनका नाम है। छठ पूजा भी 4 दिनों तक चलती है। नहाय खाए, खरना, है ना, सांझ का आरख, सुबह वाला वरख, इस प्रकार से 4 दिन चलते हैं ये भी, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। छठ पूजा बिहार का फेमस पर्व है भैया, है ना। बोनालू जो है ये आपका तेलंगाना का त्योहार है, माता काली की पूजा होती है। और बोनालू, है ना, माता काली की। और बतुकम्मा ये भी तेलंगाना की है, इसमें माता गौरी की पूजा होती है। और इसे फूलों का त्योहार कहा जाता है, फ्लावर्स वाली त्योहार कहा जाता है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य, इसमें राधा कृष्ण की पूजा होती है। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस, इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है।
होती है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। शिव शंकर, भोलेनाथ, महाकाल की पूजा होती है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है ना दोस्त। त्रिपुरा में जो करची पूजा होती है जी, करची पूजा त्रिपुरा के अंदर, इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा करी जाती है त्रिपुरा के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। करची पूजा कहाँ का त्योहार है पूछा जाएगा तो त्रिपुरा। कितने देवी देवता की पूजा होती है तो 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। इसके अलावा एक अगला प्रश्न है हमारा कि मोहम्मद अली पेशेवर बॉक्सर किस देश से संबंधित है। मोहम्मद अली प्रोफेशनल बॉक्सर बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री। ठीक है, तो ये भैया अमेरिका के प्रोफेशनल बॉक्सर हैं मोहम्मद अली। नाम से ऐसा लग रहा है कि इंडिया का होगा लेकिन अमेरिकन है। ठीक है, राजीव राम संयुक्त राज्य अमेरिका के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है ना। इसके अलावा मोंटी पनेसर, ये इंग्लैंड के बॉलर है जी। मोंटी पनेसर हरभजन सिंह के रिश्तेदार लगते हैं दूर के। इसके अलावा अयाज पटेल जो हैं ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और अभी अभी हाल में ही टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट ले लिए थे अयाज पटेल, और इस प्रकार से थर्ड आदमी बन गए जो 10 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं। दो पहला कौन है मैंने बता रखा है, एक तो जिम लेकर है और एक अपना अनिल कुंबले साहब है, और तीसरा बने थे अयाज पटेल। ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा, ये क्वेश्चन इसलिए रखा कि सीजीएल 2022 के प्रे में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजीव राम किस देश के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, तो मैंने यहां पे मोहम्मद अली को इसी फॉर्म में रख लिया है। ठीक है, इसके अलावा रजक्कू संघ जो कॉर्टेडा संघ होता है जी, कॉर्टेडा यहां पे लिखा है कॉर्टेट्स, है ना। जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉर्टेड रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइज ऑफ द फाइलम कॉर्डेट्स, है ना। तो भैया इसमें क्या होता है कि पश्च गुदा नहीं होता है जो पूछ के पास होती है, ये पश्च गुदा जो है अनुपस्थित रहता है। विलीन मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनुपस्थित को एब्सेंट बोलेंगे, एब्सेंट रहता है, नहीं होता है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रहे। इसमें ग्रसनी स्लिट्स होती है जो इनके मुंह से गले तक को जोड़ती है, यानी पाचन नली में बिना जाए ही पानी को है ये मुंह से जो है गले तक मतलब भेज सकता है। इस नली में ऐसा एक व्यवस्था करा गया है इसमें, जैसे अपने यहाँ क्या है कि खाना जो जाएगा वो पाचन नली से जाती है ना, इसमें एक ऐसा बाईपास नली लगा रहता है। ये वाली इनके जो अंग है ग्रसनी स्लिट्स, है ना, जो इनको दोनों को अलग करने का काम करता है। ठीक है, इसके बारे में इतना रखिए ध्यान कि ये जो है आपका जो पहला जो क्वेश्चन का बेस है कि इसमें क्या नहीं होता है। यहीं से 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 1.5 साल के दौरान कि भाई जो कॉर्टेडा है इसमें क्या नहीं होता है, तो इसमें पश्च गुदा नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अथर्ववेद में कितने अध्यायों का संग्रह है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द अथर्ववेदा। भैया तो 20 चैप्टर जो है अथर्ववेद में है ना। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो है कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त है। और कितने आपका जो है श्लोक है, तो 10,500 से अधिक श्लोक है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है ना। इसके अलावा वेद 4 हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, जिसमें सबसे पुरानी वेद कौन सी है, तो ऋग्वेद है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था असल में ही कि ऋग्वेद में गंगा का कितना बार वर्णन किया गया है, तो गंगा का भैया 1 बार वर्णन किया गया है, ध्यान रखेंगे, गंगा नदी का, है ना। इसके अलावा जो ऋग्वैदिक काल के कुछ नदियां हैं जिनका अपना नाम अलग हुआ करता था, ये बात जरूर ध्यान रखें। जैसे पुरुषनी रावी का नाम था, आस्कनी चिनाव का नाम था, वितस्तता झेलम नदी का नाम था, सुतुद्री सतलज नदी का नाम था, है ना, विपाशा ब्यास नदी का नाम था, है ना। तो ये सब जो है बात आपके जेहन में होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, इसके बाद अथर्ववेद, यजुर्वेद, है ना। इसके अलावा सामवेद संगीत के जनक कहा जाता है, अथर्ववेद में जादू टोना वगैरह है ना। यजुर्वेद में जो है यज्ञ अनुष्ठान की बात करी गई है यजुर्वेद के अंदर। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे। पुराण में से एक ही पुराण आपको याद रखना है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ये सबसे पुराना और सबसे प्रमाणिक पुराण है जो आंध्र शासक सातवाहन को रिलेट करता है ना, सातवाहन शासक के बारे में बताने का काम करता है, और ये सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पुराणों में से है। पुराण वैसे कितने हैं कोई मुझे बता सके तो बड़ा ही मेहरबानी होगा, बताइएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, अर्धचालक की चालकता तापमान को बढ़ाने पर क्या गति करती है। व्हाट हैपेंस टू द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, है ना। तो भैया जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो किसी सेमीकंडक्टर में, सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये आप जान रहे हैं। सेमीकंडक्टर वो है जो न तो धातु है न ही अधातु है, जो न तो मेटल है और जो ही नन मेटल है ना। तो इसे बोलते हैं भैया जो बीच बिचवा में हो, बीच बिचवा में जैसे ट्रांसजेंडर मान लीजिए, है ना,
तो ये जो है इसे सेमी कंडक्टर कहा जाता है, सेमी कंडक्टर कहा जाता है, जो दोनों के गुण के जैसा ट्रीट कर सकता है लेकिन पूर्णतः किसी के गुण के जैसा ट्रीट नहीं कर सकता है। आपने सोलर पैनल देखा होगा, इसमें आपका सिलिकॉन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपका क्या है, अर्धचालक है ना। सिलिकॉन, सिलिकॉन से जी चिप वगैरह भी बनती है, चिप जो होती है ना, चिप है ना, चिप जो मोबाइल में लगाते हो, कंप्यूटर में लगाते हो, ये चिप भी सिलिकॉन के बनते हैं, है ना। भारत में सिलिकॉन वैली जो है ये बेंगलोर के अंदर स्थित है। कई दफा ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक तो सैलेंट वैली है जो नेचुरल साइट है, ये आपका केरल में है। सैलेंट वैली जो है ये केरल में होती है, और जो सिलिकॉन वैली है ये आपका केरला बेंगलोर के अंदर है, माफ कीजिएगा, केरला के अंदर सैलेंट वैली, और जो सिलिकॉन वैली है ये बेंगलोर में है, ठीक है। इसके अलावा सिलिकॉन पे थे हम अर्धचालक समझ रहे थे, तो अर्धचालक जो है इसे उपधातु भी कहते हैं। हमारे जो पीरियोडिक टेबल है इसमें 7 जो है दिए गए हैं, मैंने बता रखा है 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 जो है अर्धचालक हैं। इस प्रकार से तीनों को जोड़ेंगे तो वर्तमान में 118 ज्ञात तत्व हैं आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये तो अर्धचालक के बारे में परिचय था, है ना। इसके अलावा मैंने चिप का बात निकाला था, भाई चिप के आविष्कारक भी पूछे गए हैं सीजीएल के एग्जाम में, तो जैक किल्वी जो है ये चिप के आविष्कारक हैं। जो आप चिप यूज करते हो 4 GB 5 GB, है ना। इसके अलावा जो जीबी का भी फुल फॉर्म जान लीजिए, जीबी का होता है भाई गीगाबाइट, है ना, टीबी का टेराबाइट, है ना। इस प्रकार से एमबी का मेगाबाइट, केबी का किलोबाइट, और कितने कितने तो 1024 के रेशियो में भागता जाता है। 1024 केबी बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 है ना जीबी, इस प्रकार से चलता रहता है। हाँ, इसी के संबंध में एक चीज और बता दूं, निबल पूछा गया आपसे, ठीक है, कंप्यूटर में, तो 4 बिट बराबर 1 निबल होता है जी, 4 बिट बराबर 1 निबल, यानी 1 निबल बराबर 4 बिट, ठीक है। इसके अलावा 2 निबल बराबर 1 बाइट हो जाएगा, और 8 बाइट बराबर 1 केबी होता है, मतलब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, है ना। इसके अलावा 1024 बाइट, है ना। इसके अलावा सिलिकॉन, ये जो आपका अर्धचालक है ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इस प्रकार से 7 हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो मैंने अभी अभी बताया। तापमान बढ़ने से चालक की चालकता क्या होगी, घटेगी, और अर्धचालक की चालकता क्या हो रही थी, सेमीकंडक्टर की बढ़ रही थी, लेकिन मेटल की क्या होगी, तो मेटल की घटेगी। और जब चालकता घटती है ना दोस्तों, तो रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, है ना। तो चालकता और प्रतिरोधकता में एक दूसरे में क्या रिलेशन निकल के आया मेरे दोस्त, तो उल्टा रिलेशन निकल के आया, व्युत्क्रमानुपाती का, कि भाई एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा, ठीक है, समझ गए। तो चालकता बढ़ेगा, रेसिस्टेंस घटेगी, रेसिस्टेंस बढ़ेगी, चालकता घटेगी, समझ रहे हैं। तो ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध दोनों में निकल के आता है। इसके अलावा इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि तरंग दैर्घ्य और प्रकाश के प्रकीर्णन में भी उल्टा रिलेशन है। तरंग दैर्घ्य अगर अधिक है तो प्रकीर्णन कम होगा, इसीलिए लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है ना। तो लाल रंग की प्रकीर्णन जो है सबसे कम होती है, इसीलिए जो डेंजर वाली सिग्नल है, खतरे की सिग्नल, लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है। एट प्रेजेंट हुई द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भैया ये अनुराग ठाकुर है। इससे पहले कौन थे, है ना, नॉर्थ ईस्ट के किरण रिजिजू, किरण रिजिजू थे, पहले खेल मंत्री थे, वर्तमान में इनको रिप्लेस करके अनुराग ठाकुर को बनाया गया है, ठीक है। भारत में सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री जो है ये नितिन गडकरी के हैं। मुझे आप दिल से पूछिए तो बीजेपी के सभी कैरेक्टर में सबसे पसंदीदा नेता जो है नितिन गडकरी साहब है, ठीक है। पूरे ईमानदार, पूरे जो है एकदम जैसे मोहन पर्रिकर साहब थे वैसे ही नितिन गडकरी साहब हैं। इनके अलावा जनजातीय मामले में जो मंत्री हैं ये अर्जुन मुंडा है, बिरसा मुंडा से आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के जो है कैरेक्टर के लिए बिरसा मुंडा साहब भी जाने गए प्राचीन काल में। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ है, व्हिच ऑफ द नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स लोकेटेड, तो भैया ये पटियाला में है। इसके और भी ब्रांच है जो बेंगलोर और कोलकाता में भी है, लेकिन आपको मुख्य रूप से यही पूछा जाता है, तो पटियाला ही आंसर देना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2023 जो अभी करंट में दिया गया है, ये किस जो है किसको दिया गया है, सबसे पहले क्यों दिया जाता है, तो आपदा प्रबंधन नाम से स्पष्ट है कि जो भाई डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो व्यवस्था है, जिसकी व्यवस्था उच्च क्वालिटी की होती है, उसे चुना जाता है। ये व्यक्तिगत रूप से भी दिया जाता है और संस्था को भी दिया जाता है। व्यक्तिगत रूप से थोड़ा राशि कम है, संस्था को राशि अधिक है। पिछला जो पुरस्कार है वो व्यक्तिगत रूप से विनोद शर्मा को दिया गया था, ठीक है। इस बार व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं दिया गया है। इस
इस बार से उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री को दिया गया है और मिजोरम के लुंगलई फायर स्टेशन को दिया गया है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, लुंगलई फायर स्टेशन चर्चा का सबब बनेगा क्योंकि ये गुल खिलाया है, अवार्ड जीता है, वो भी नेताजी वाला, है ना। ये कहां पे है? मिजोरम के अंदर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी के जन्मदिन पे मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। दिल्ली चलो का नारा नेताजी ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा, नेताजी ने दिया था। नेताजी ने 1944 में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। ये क्वेश्चन सीजीएल बैच में आया हुआ है कि नेताजी ने राष्ट्रपिता कब कहे थे गांधी जी को? 1944 में। भारत चीन विवादित क्षेत्र गलवान घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? इंडिया चाइना डिस्प्यूटेड एरिया गलवान वैली इज लोकेटेड इन व्हिच रीजन ऑफ इंडिया? तो भैया ये लद्दाख में है। लद्दाख के जो माथुर साहब थे वो उपराज्यपाल के पोस्ट से बदल गए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। दिबांग घाटी ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जी। दिबांग घाटी वही घाटी है जहां पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसके अलावा देश के निर्यात किए जाने वाले वयस्कों का लगभग यहाँ पे वयस्क नहीं भैया, देश में निर्यात किए जाने वाले लोहों मतलब फेरस, है ना, लोहों का लगभग 50% किस बंदरगाह से किए जाते हैं। ठीक है, लोगों को एक्सपोर्ट करोगे तो भैया दिक्कतें हो जाएगा, आर्टिकल 23 का जो है उल्लंघन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे गलती हो जाएगी, है ना, मिसप्रिंट हो गया है, शुद्ध कर लीजिएगा। देश में जो लोहा निर्यात होती है ना, तो उसके 50% से अधिक लोहा सिर्फ एक ही पोर्ट मारमा गोवा से निर्यात होती है। ये मारमा गोवा पोर्ट कहाँ है? तो भारतीय राज्य गोवा में स्थित है। गोवा में आर्टिकल 44 हमेशा एक्टिव रहता है, बात ध्यान रखेंगे। गोवा में तरंग मेल त्योहार होता है गोवा के अंदर। गोवा में सिमगो फेस्टिवल होती है। गोवा जो है, इसके अलावा गोवा में और क्या, गोवा में एक पदार्थ फेनी होता है जो लोग ताड़ी के जैसे पीते हैं, फेमस है। वैसे तो मदिरा के लिए फेमस ही है। इसके अलावा सुंदर बीचेस के लिए फेमस है। भगवान महावीर अभयारण्य ये गोवा में स्थित है। तो ये सभी गोवा के रिलेशन में थोड़ी सी जानकारी जी, है ना। इसके अलावा कांडला, मारमा गोवा, न्यू मैंगलोर, कोचीन, जवाहर नेहरू पोर्ट ये सभी पश्चिमी तट के पोर्ट है जी, पश्चिमी तट के। देश में सबसे अधिक बंदरगाह महाराष्ट्र में है, आई थिंक 53 है ना, 53 महाराष्ट्र में है जी, एकदम पक्का 53 रख लीजिएगा। और दूसरा स्थान गुजरात का है जी पोर्ट के मामले में देश में, है ना। इसके अलावा भारत में पूर्वी तट पे बंदरगाह पारादीप है, चेन्नई है, जिसमें चेन्नई को कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है और सबसे पुरानी बंदरगाह भी माना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के सीजीएल के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।